नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस व्याख्यान माला में। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित भारत का कलात्मक वैभव, नाट्यशास्त्र और अन्य कलाएं, इस श्रृंखला के इस 12वें व्याख्यान में मैं बलदेवानंद सागर आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागतमत्र भवताम भवताम सर्वेषामपि। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने 11 तत्वों की बात की थी और उससे पहले गुरु और शिष्य के क्या गुण और डिजायरेबल क्वालिटीज होनी चाहिए उसके बारे में नाट्यशास्त्र के संदर्भ के साथ मैंने आपके सामने बात रखी थी। आज हम भावों के बारे में बात करेंगे और रस और भाव के भेदोपभेद का थोड़ा सूक्ष्म उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्रथमं मंगलम आचरेम। हरि ओम। देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम् देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिम वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम शांति शांति शांति। हम सब साधक यजमान उनकी जो भी अभिलाषा है, उनकी इच्छा रखने वाले दिव्य शक्तियों की कल्याणकारी श्रेष्ठ बुद्धि सदा हमारे सम्मुख रहे। दिव्य शक्तियों का दान हमें प्राप्त हो। हम दिव्य शक्तियों की, देवताओं की मित्रता प्राप्त करें और दिव्य शक्तियां हमारी आयु को जीने के लिए या जीवन के निमित्त बढ़ाएं। ओम शांति शांति शांति। प्रकृतम अनुसरामः। 11 तत्व जो मैंने आपके सामने रखे थे, मैं केवल उसका एक बार पुनरावर्तन करता हूं। रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान और रंगमंडप। और इसमें हमने एक एक को लेकर संक्षेप में चर्चा की थी और बाद में रस को लेकर थोड़ा विस्तार किया था। रस भेद के बारे में भी मैंने आपके सामने संक्षेप में बात रखी। अब हम भाव के बारे में थोड़ी विचार करते हैं। भाव में सर्वप्रथम भरत मुनि 8 रस के 8 स्थायी भाव की गणना करते हैं और उसके बाद 33 व्यभिचारी भाव बताते हैं। इन व्यभिचारी भावों को वे कई स्थानों पर संचारी भी कहते हैं। संचारी भाव। भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र की रचना की, उस समय व्यभिचारी का अर्थ आजकल जैसे हम दुराचारी अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं या आचरणहीन शब्द के लिए व्यभिचारी शब्द का प्रयोग करते हैं, उस समय व्यभिचारी शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं था। इस शब्द की रचना चर धातु, चर गति भक्षण यो, चरति चरतः चरंती, संस्कृतज्ञ लोग जानते ही है, जिसका अर्थ चलना था, गति या भक्षण करना, खाना, चारा जिससे बनता है, अर्थात चलने वाले भाव जो मुख पर पल पल में आते और जाते रहते हैं,
संचारी माने हमारे चेहरे पर जो भाव आते जाते रहते हैं, संचरण करते हैं, इसलिए संचारी भाव, व्यभिचारी भाव और विभाव, ये सब अनुभाव प्रयोग किए जाते हैं। भरत मुनि ने 8 सात्विक भाव बताए हैं और सत्व से उनका अर्थ मन से है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अगर हम चिंतन करें तो 3 प्रकार की श्रद्धा गिनाई, 3 प्रकार का अन्न गिनाया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सत्व प्रधान, रजस प्रधान या तमः प्रधान जो वस्तुएं होती है उसकी गणना की गई है। सत्व माने सत्य भी होता है, सत्व माने मन को भी सत्व कहते हैं। तो हम ये भाव मन से उद्भूत होने के कारण इनको सत्व कहा जाता है। ये नाट्य शास्त्र के संदर्भ में हमको समझना होगा। इसके बाद अभिनय आता है। अभिनय के 4 भेद, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। प्रत्येक प्रयोग में इन समस्त अंगों का प्रयोग होता है। आंगिक के अंतर्गत भी शरीरज, मुखज तथा चेष्टाकृत भेद होता है। वाचिक उसके बाद आता है, आंगिक के बाद वाचिक। तो वाचिक के अंतर्गत कथानक रचना के नियम तथा वाणी से संबंधित ध्वनि, काकू, स्वर, व्यंजन, भाषा आदि के नियमों का निर्देश किए गए हैं नाट्यशास्त्र में। तीसरा आहार्य है। आहरति इति आहार्य, आहार और उससे आहार्य माने जो हम कुछ धारण करते हैं। भोजन को अभी हम आहार बोलते हैं, माने हम जिसका भोग करते हैं या खाते हैं या शरीर पर धारण करते हैं या हाथ में रखते हैं, ये सब आहार्य में आ जाएगा। प्रॉपर्टी भी आहार्य में आएगी, कॉस्ट्यूम भी आहार्य में आएगा, और जो भी विशेष प्रसाधन वगैरह हैं, प्रसाधन नहीं, मेकअप नहीं, जो प्रॉप्स हैं वो आहार्य में माना जाएगा। आहरति इति आहार्य। तो इनके पुष्ट एक शब्द है। आहार्य के अंतर्गत जो भेद किया गया है, पुष्ट, अलंकार, अंगरचना तथा सज्जीव, ये 4 भेद किए हैं आहार्य के। प्रमुख भेद है ये। और ये करने के बाद, ये 4 भेदों के बाद इसके कई सारे भेदोपभेद का भी उल्लेख किया है। इन भेदोपभेद में पात्रों के आभूषण, बाजूबंद, मुकुट, तिलक, जो भी सारे आभूषण है, वस्त्रों को भी गिनाया गया है। अंग रचना में मुख सज्जा, यहां मेकअप आएगा, कि समस्त अंगों के विशद निर्देश देने के बाद बालों में, केश में प्रयुक्त होने वाले या दाढ़ी मूछ लगाने की विधियां बहुत विस्तार से बताई है, कितने प्रकार की दाढ़ी हो सकती है और ये सब। और मुखौटे, मुखाच्छादक जिसको हम कहते हैं, किस प्रकार के मुखौटे बनाने चाहिए, इसका भी निर्देश दिया गया है। बालों के प्रयोग और दाढ़ी के भेदोपभेद के बाद मूछ, दाढ़ी मूछ लगाने की विधियां, मुखौटे बनाने की विधियां बताने के बाद सज्जीव, सत शब्द है और आगे जीव है। जीव या जीवत को हम लाइव बोलते हैं, साक्षात या लाइव। सतजीव, सज्जीव। सज्जीव के अंतर्गत भरत मुनि मंच प्रसाधनों को लेते हैं। साथ ही वे ये भी बताते हैं कि जैसे हाथी, ऊंट, घोड़े, रथ, विमान, पर्वत, नदी, पशु पक्षी इत्यादि अगर हमें मंच पर दिखाना है तो उनके प्रतीकात्मक रूप, जैसे हम बनाते हैं, कागज से बनाएं या कपड़ों से बनाएं या मुखौटो पहना के बनाएं, तो इन वस्तुओं से, किन किन वस्तुओं से तथा किस प्रकार इनको बनाना चाहिए, इसका विस्तार से नाट्यशास्त्र में निर्देश किया गया है। मंच पर वृक्ष, पर्वत, झाड़ियां इत्यादि प्राकृतिक वस्तुएं पात्र के रूप में, कैरेक्टर के रूप में अगर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, या इस प्रकार की परंपरा थी क्योंकि उसका निर्देश है, तो भरतों ने सबसे पहले इन परंपराओं को प्रवर्तित किया है। आहार्य अभिनय के अंतर्गत सज्जीव का विधान भरतों ने केवल इसीलिए
किया था कि जो भी जड़ अथवा अर्धचेतन वस्तुएं मंच पर दिखानी हो, सजीव के द्वारा उनका मानवीकरण किया जा सके। पर्सोनिफिकेशन, एनेक्टमेंट, जो भी हम मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन के लिए कहेंगे, तो वो इन वस्तुओं का हम मंच पर मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं का, पहाड़ का, वृक्ष का, नदियों का, और किया जाता है। इस विधान में पेड़, वृक्ष पात्र बनकर बोल सकता है, चल सकता है, हंस सकता है, अभिनय कर सकता है। आधुनिक जो नाटक शैली है, जिसको हम फिजिकल थिएटर कहते हैं, इसमें सजीव शैली का ही प्रतीक अपनाया जाता है। सात्विक जो चौथा भेद है अभिनय का, उसके अंतर्गत मूल रूप से मन के पक्ष को लेकर भरत मुनि अभिनय में मनोयोग को कैसे सम्मिलित करना चाहिए, जिसका एक बार हमने पहले भी जिक्र किया था। मनुष्य की प्रकृति और उसका स्वभाव पात्र की प्रकृति और उसके स्वभाव में किस विधि से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब आता है धर्मी। धर्मियां दो प्रकार की है, नाट्य धर्मी और लोक धर्मी। इस संबंध में भरत मुनि का कथन है कि जब अभिनय में प्रसाधनों का प्रदर्शन सांकेतिक रूप में किया जाए तो वो नाट्य धर्मी विधि है, और जब यथार्थ वस्तुओं के सहयोग से अभिनय किया जाए तो वह परंपरा लोक धर्मी परंपरा कहलाती है। नाट्य शास्त्र में वर्णित धर्मियों के स्वरूप पर शायद अब तक अध्येताओं द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। धर्मी शब्द धर्म से बना है, हम जानते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द बहुत प्रचलित एवं संप्रदाय सापेक्ष है। धारयति इति धर्म, यतो धर्मस्ततो जय, दशकम धर्म लक्षणम। अब सब विद्वज्जन और अध्येता जानते हैं धर्म का बड़ा व्यापक है, जो आजकल बड़े संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है, और अंग्रेजी में रिलीजन ट्रांसलेशन करके तो इसका और ज्यादा मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूंगा, लेकिन इसको बहुत ही संकीर्ण अर्थ इसका कर दिया है। बड़ा व्यापक अर्थ है। अतः न तो लोग इसकी परिभाषा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं और न इसे किसी छोटी चीज के साथ जोड़ना चाहते हैं। लोकधर्मी नाट्यधर्मी कहते हैं, जो इसको जानते हैं, तत्वज्ञ है, वो समझ जाते हैं। नाट्य शास्त्र में प्रयोग होने वाले शब्द नाट्यधर्मी और लोकधर्मी की मूल भावना नाट्य प्रस्तुति के शिल्प से संबंधित है। यदि सामान्य दृष्टि से देखें तो भरत का ये कथन कि जब मंच पर कोई पात्र मूल उपकरणों के लौकिक पदार्थ और प्रसाधनों के सहयोग से अभिनय करता है तो उसे लोकधर्मी विधि कहा जाता है। इस बात को, किंतु इस सिद्धांत की गहराई पर विचार करें तो पता लगता है भरत की लोकधर्मी परंपरा आधुनिक नाटक की यथार्थवादी शैली ही है। यथार्थवादी अभिनय शैली में भी मंच पर समस्त उपकरण तथा प्रसाधन यथार्थ रूप में दिखाए जाते हैं। थोड़ा मैं विस्तार करूं। आधुनिक शैली में इन्हें प्रॉपर्टी कहा जाता है। पात्र को कमरे में प्रवेश करके यदि जूते, टाई खोलने हैं, मुंह धोकर तौलिए से मुंह पोंछना है, तब जो अभिनेता या पात्र है, परफॉर्मर है, इन सारे यथार्थ उपकरणों का सहारा लेगा। वह मंच पर प्रवेश करके अपने असली जूते खोलता है, पानी के जग से पानी लेकर सच में मुंह धोता है, उसके बाद जो तौलिया रखा हुआ है उस तौलिए से अपना मुंह पोंछता है। ये सब क्रियाएं लोकधर्मी शैली में की जाएगी। भरत की दृष्टि में यह सब लोकधर्मी विधान है। नाट्यधर्मी विधान में पात्र के प्रवेश के बाद पात्र को अपने जो पहने हुए जूते हैं, असली जूते, वो नहीं खोलना, अपितु पांव नंगे होते हुए भी उसे अभिनय के द्वारा यह प्रदर्शित करना है कि वह जूते खोल रहा है। पश्चात जग हाथ में लेने का अभिनय करना है। उसके बाद पानी
जग नहीं है, जग लेने का अभिनय करता है, पानी उंडेलने का, मुंह धोने का इत्यादि का सांकेतिक अभिनय करता है, जो नृत्य में प्रायः ज्यादा इसको मुद्राओं के द्वारा और प्रयोग में किया जाता है। पात्र के हाथ में तौलिया नहीं है, किंतु उसे अभिनय ऐसा करना है जैसे वो तौलिया से मुंह पोंछ रहा है। बिना उपकरणों के प्रस्तुत की जाने वाली परंपरा को नाट्यधर्मी परंपरा कहते हैं। भरत मुनि अपने प्रयोग को चूंकि मात्र अभिनय प्रस्तुति तक सीमित नहीं रखना चाहते, अपितु अपने प्रदर्शन को गायन, वादन, नर्तन से संयुक्त कर अपने पात्र से कलामय वैभव की जीवंत और मनोरम झांकियां प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस शैली में मात्र यथार्थवादी अभिनय भरत की दृष्टि में एक बहुत छोटी वस्तु है, एक बहुत छोटा अंग है पूरी प्रक्रिया का, ऐसा प्रतीत होता है। यथार्थवादी शैली का आधार अनुकरण है। अब और एक बात आप सब विद्वज्जनों के सामने, श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा कि जो अभिनय है, जिसको हम एक्टिंग कहते हैं या अनुकरण कहते हैं, अब नाट्य शास्त्र इसको किस भाव भूमि पर ले जाते हैं, सुनिएगा। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसी दिखाई देती है उसे उसी रूप में प्रस्तुत कर देना अनुकरण है, या अनुकरण कहा जा सकता है। नाटक में अनुकरण का सिद्धांत भारत का नहीं है, यूनान से आया हुआ है, ऐसा विद्वज्जन मानते हैं। अरस्तु प्रसिद्ध दार्शनिक, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ द पॉलिटिक्स, उनमें नाटक को अनुकरण मूलक उन्होंने बताया है। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से शब्द दिया है इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, इस शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय नाट्य पद्धति अनुकरण मूलक नहीं है। भरत मुनि की लोकधर्मी परंपरा अनुकरण के द्वारा यथार्थ को प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, किंतु भरत लोकधर्मी परंपरा से अधिक महत्व नाट्यधर्मी परंपरा को देते हैं। इस बात के लिए अरस्तु अनुकरण कहते हैं, उसके लिए भरत मुनि भावानुकीर्तनम, भावानुकीर्तनम इस शब्द को मैं स्ट्रेस के साथ, आग्रह के साथ रख रहा हूं, भावानुकीर्तनम कहा जाता है भरत का। और भावानुकीर्तनम समझ में आ जाएगा तो प्रयोग शब्द भी एकदम हृदयंगम हो जाता है। भरत मुनि का कथन है कि प्रयोग में तीनों लोकों के चराचर जीवों के भावों का अनुकीर्तन प्रस्तुत किया जाता है। कीर्तन शब्द से स्पष्ट है कि भावों की प्रस्तुति संगीतमय होनी चाहिए, अर्थात गायन, वादन, नर्तन से युक्त होनी चाहिए। प्रस्तुति गायन, वादन, नर्तन युक्त होते ही कला के उत्कृष्ट रूप को प्रतिभाषित करेगी, दिखाई देगी, अनुभूत होगी, रस साधारणीकरण होगा। उसमें अभिनय के साथ साथ संगीत कला तथा नृत्य कला का योग होने से दर्शकों के हृदय को अनुरंजित और आह्लादित करने की शक्ति और बढ़ जाएगी, कई गुना हो जाएगी। यथार्थवादी अभिनय में केवल भूमिका करने वाले की एकाकी कला प्रस्तुत होती है। नाट्यधर्मी शैली में अभिनेता के साथ साथ अनेक वाद्यों के वादकों की, नृत्य की भंगिमाओं और लयकारी की तथा गायन की राग रागिनियों की कला का सामूहिक प्रयोग होता है। इस विधि में कला के अनेक रूपों की सामूहिक शक्ति विकसित हो जाती है और उसकी प्रभावक शक्ति भी बढ़ जाती है। 4 प्रकार की वृत्तियों का संबंध, अब हम वृत्ति के बारे में बात करते हैं। 4 प्रकार की वृत्तियों का संबंध पात्रानुकूल तथा रसानुकूल, पात्र के अनुकूल और रस के अनुकूल वाचन शैली से है। कैशी की वृत्ति का प्रयोग श्रृंगार रस के प्रसंगों में किया जाता है। भारतीय वृत्ति संस्कृत पाठ प्रधान होती है और इसका प्रयोग, ये परंपरा रही है कि पुरुष पात्र द्वारा किया जाता, और इसीलिए संस्कृत नाटकों में पुरुष पात्र संस्कृत बोलते हैं और अन्य पात्र प्रायः कुछ पात्रों को छोड़कर वे
अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जो पाठ्य है उसमें। अब आधुनिक शैली में, आधुनिक संस्कृत में तो इसमें काफी परिष्कार आया है, लेकिन एक परंपरा रही है। अब इन परंपराओं के पीछे क्या सूक्ष्म हेतु हो सकते हैं, ये तो अनुसंधान का विषय है। और हो सकता है किसी विश्वविद्यालय के किसी नाट्य विभाग या संस्कृत विभाग के छात्रों ने, अध्येताओं ने इस पर अध्ययन किया हो, जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं चाहूंगा, रिसर्च करना चाहूंगा कि किस प्रकार से अब आधुनिक शैली के जो नाटक, संस्कृत नाटक, मॉडर्न संस्कृत नाटक किए जाते हैं, उसमें सभी पात्र संस्कृत बोले। या मैं दो उदाहरण यहां देना चाहूंगा। दूरदर्शन के लिए प्रथम संस्कृत नाटक सोम प्रभा का विवाह, यद्यपि श्रीमती कमला रत्नम जी ने उसकी स्क्रिप्ट तैयार की थी, श्रीमती कमलिनी दत्त जी ने उसका निर्देशन किया था, प्रथम संस्कृत नाटक विक्रम वेताल की एक कथा को लेकर, तो उसमें हिंदी का प्रयोग भी किया गया था। और उसके बाद बालचरितम श्रीमती कमला रत्नम जी के निर्देशन में भारतीय विद्या भवन में उसका पूर्वाभ्यास होता रहा और उसका हम लोगों ने श्रीराम सेंटर में प्रयोग किया था। तो उसमें विदूषक से उन्होंने हरियाणवी भाषा में या मृच्छकटिकम का प्रयोग किया, तो विदूषक से या शकर से हरियाणवी भाषा में प्रयोग करवाया। तो ये प्रयोग है, और ये प्रयोग होने के कारण ये सब स्वतंत्रताएं नाट्यशास्त्र देता है और इसको लेनी चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूं, लोकादपि, लोक में जो कुछ प्रयुक्त होता है उसको भी भरत मुनि बड़ी उदार वृत्ति से कहते हैं प्रयोग करना चाहिए। तो इन चार प्रकार की वृत्तियां रसानुकूल और पात्रानुकूल वाचन शैली से हैं। कैशी की वृत्ति का प्रयोग श्रृंगार रस के प्रसंगों में किया जाता है। भारतीय वृत्ति का संस्कृत पाठ प्रधान है भारतीय वृत्ति, और इसका प्रयोग पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। आरभटी का प्रयोग वीर रस के प्रसंग में करना चाहिए। अब वृत्ति के बाद प्रवृत्तियों के संबंध में भरत मुनि का कथन है कि प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों की वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपराएं, बोलचाल का लहजा, ये सब विशेष प्रकार का होता है। देश के निवासियों की मूलतः चार प्रवृत्तियां हैं। आवंती, ये भेद किया उन्होंने, इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया है। आवंती, पांचाली, दाक्षिणात्य और औद्रमागधी। इन क्षेत्रों की बोलचाल तथा रहन सहन के अपने अपने पृथक पद्धतियां हैं, तरीके हैं। अतः प्रयोग में इन क्षेत्रों के पात्र दिखाते समय उनकी प्रवृत्ति का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रयोग के संदर्भ में शास्त्रकार दो प्रकार की सिद्धियों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि दैवी की सिद्धि होने पर प्रयोग काल में, जैसे कि आंधी, वर्षा, तूफान इत्यादि जो प्राकृतिक प्रकोप जिसको हम कहेंगे, इन प्रकोप नहीं होता तथा प्रयोग प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षित रहता है। अगर सभी, इसलिए तो पूर्व रंग और नाट्य देवता की पूजा, मंगलाचरण इत्यादि जो है प्रकोप से बचने के लिए, तो ये दैवी की सिद्धि में इसको हम गिना जाएगा, प्रकोप नहीं होगा। लेकिन मानुषी सिद्धि जो दूसरी सिद्धि है, इसके अंतर्गत पात्र द्वारा बिना भूल किए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने को कहा गया है। अब आते हैं स्वर पर। स्वरों की संख्या 7 और इसके प्रयोग में प्रभाव उद्दीप्त करने के लिए गांधर्व अर्थात संगीत के षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इनके 2 ग्राम और 22 श्रुतियां तथा अनेक अलंकार होते हैं। लय के विभिन्न रूपों में इनका निबंधन किया जाता है। 4 प्रकार के आतोद्य वाद्य जिसको हम कहते हैं, वाद्य यंत्र, और उनके संबंध में वाद्यों का वर्गीकरण करके उन्होंने तत्, सुशीर, घन तथा अवनद्ध, इस प्रकार से 4 भेद किया है। तत्वाद्य के अंतर्गत वे तार से बजने वाले सारे वाद्य रखते हैं। सुशीर के अंतर्गत फूंक से बजाए जाने वाले वाद्यों की गणना करते हैं। और घन से धातु से बने जैसे मंजीरे, झांझ इत्यादि को लेते हैं, जिनमें धातु के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। और अवनद्ध वाद्यों में
वे खाल से मढ़े हुए मृदंग, पखावज आदि वाद्यों की गणना करते हैं। और अब जैसे मैंने पहले एक बार किसी एक व्याख्यान में संदर्भ दिया था कि आधुनिक वाद्य इतने सारे हो गए हैं, उन सब का इन चारों वर्गीकरण में समावेश हो सकता है। 5 प्रकार के गानों का संदर्भ दिया है, जो प्रावेशिक, आक्षेपिक, प्रासादिक, अंतर तथा निष्क्राम इस नाम से गिनाए गए हैं। इनका संबंध पात्रों के गायन से है। प्रवेश करते समय गायक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद अन्य पात्रों के गायन के आक्षेपण के समय गायक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रासादिकी गान का तात्पर्य चलते हुए कथानक की रोचकता बनाए रखने में है। अंतर्गान का संबंध कथानक का प्रसंग बदलते समय के गान का माधुर्य बने रहने से है, तथा निष्क्राम गान का संबंध पात्र के मंच से प्रस्थान करने के समय गाए जाने वाले गान से है। अब रंगमंडप की बात, जो हमारा अंतिम तत्व है। 3 प्रकार के रंगमंडप। प्रेक्षागृह की रचना, इनमें भरत मुनि चतुरस्र, विकृष्ट और विकृष्ट मध्य में एक भेद कर दिया है, और त्र्यस्र, ये 3 विभिन्न नापों की प्रेक्षागृह बनाने की विधियां बताते हैं। इनके नाप वे हाथों से निर्धारित करते हैं। सबसे बड़ा प्रेक्षागृह जो संदर्भ दिया है वो 192 फीट लंबा तथा 96 फीट चौड़ा बताते हैं। मध्यम नाप में वे 96 फीट लंबा तथा 48 फीट चौड़ा प्रेक्षागृह बनाने का निर्देश देते हैं। तथा तीसरा जो चैस्र रंगमंच है, रंगमंडप, इसको त्रिकोणात्मक आकार का बताते हैं, जो खुले मंच के प्रदर्शन के प्रयोगार्थ होता है। ओपन एयर थिएटर आज की भाषा में हम कहेंगे, इसका भी विधान नाट्यशास्त्र में किया गया है। तो इस प्रकार इन 11 तत्वों का विस्तार वे आगे आने वाले अध्यायों में क्रमशः करते जाते हैं। प्रत्येक तत्व का नामकरण, उसकी रचना, विधि तथा प्रयोग के संबंध में भरत मुनि ने सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को बताया है, जो कि अध्ययन की वस्तु है और शोध की वस्तु है। नाट्य के बारे में अगर हम कहें कि एक तत्व है और इसकी संदर्भ में चर्चा की जाए तो इतना ही कहा जाता है कि प्रयोग के अंतर्गत नाट्य एक तत्व मात्र है। नाट्य शब्द का संबंध प्रयोग के अभिनय पक्ष से है। प्रयोग का प्रारंभ शास्त्रकार एक विशेष विधि से करते हैं। इस विधि को वे पूर्व रंग नाम देते हैं। अभी मैंने आपको संदर्भ दिया था। पूर्व रंग में छोटी बड़ी 20 क्रियाएं हैं। पूर्व रंग मूल कथानक से पूर्व प्रस्तुत करने का विधान है। इसमें गायक, गायिकाओं, वाद्य, वादकों की क्रियाओं के विस्तृत निर्देश के अतिरिक्त मंच पर आकर नर्तकियों के समूह द्वारा कुछ देर नर्तन करने का विधान है। इस नर्तन के द्वारा नर्तकियों का दल भिन्न भिन्न आकारों की नयनाभिराम झांकियां बनाते हैं, जिन्हें शास्त्र में पिंडी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र में शब्द प्रयोग किया है पिंडी। पिंडियां 4 प्रकार की गिनाई गई है, जो आधुनिक कोरियोग्राफी का ही सैद्धांतिक आधार है, और प्रत्येक पिंडी अंत में एक टैब्लो बन जाती है। भरत मुनि का कथन है कि इस नटन क्रिया में नृत्य तथा नाट्य नामक 3 तत्वों का संयोग होता है, और इन तीनों तत्वों से मिलकर अभिनय बनता है। प्रयोग के प्रारंभ में भरत मुनि नृत्य को बहुत महत्व देते हैं। नृत्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि ताल और लय से युक्त शरीर के भागों का संचालन नृत्य है। नृत्य के लिए एक बार और मैं विशेष रूप से आपके सामने इस बात को रखूंगा, और मैं अपनी बात को पक्का करने के लिए कि नृत्य का स्वरूप भरत मुनि की दृष्टि में ताल और लय से युक्त
शरीर के भागों का, अंगों का संचालन ये नृत्य है। इसमें शरीर के अंग उपांग लय और ताल में चलते रहते हैं। नृत्य के समय केवल वादक वाद्यों को, जो वादक है वो वाद्यों को बजाते हैं। अब आइए नृत्य में वाद्यों के साथ गायन भी सम्मिलित होता है। नृत्य में वाद्यों के साथ गायन भी सम्मिलित होता है। समझने के लिए इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंच पर किसी पात्र द्वारा ताथै ताथै तत्थै तिगधा दिक दिक धाथै जो बोल है, इन बोलों के आधार पर नर्तन करना नृत्य है। और कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया जमुना के तट पर है विराजे, ये प्रस्तुत करते समय भावों द्वारा कन्हैया, यमुना, तट आदि दिखाना नृत्य है। अर्थात नृत्य कला है तो नृत्य कला और काव्य का समन्वित रूप है। पुनः कहता हूं, नृत्य कला है तो नृत्य कला और काव्य का समन्वित रूप है। प्रयोग के आरंभ में नृत्य तत्व की अनिवार्यता स्पष्ट करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि नृत्य सदैव मन में आह्लाद और उत्साह उत्पन्न करता है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि जैसे पुत्र प्राप्ति इत्यादि मांगलिक अवसर, विवाह आदि के समय लोगों का स्वभाव है, जो सामान्य लोग भी सहसा ही नाचने थिरकने लगते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के किसी सुरम्य दृश्य को देखकर लोग आनंद में झूमने लगते हैं। अतः मनुष्य के चित्तानुरंजन के लिए प्रयोग का प्रारंभ नृत्य से करना चाहिए, ताकि अपने अपने घरों से विभिन्न मनःस्थितियां लेकर आने वाले दर्शक और इन दर्शकों की भावभूमि रंजनमय हो जाए। इसीलिए नृत्य को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की बात वे कहते हैं और पूर्व रंग में इसका प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध नृत्य मनुष्य बहुत अधिक देर तक नहीं देख सकता, क्योंकि शरीर संचालन होता है और वाद्य होता है। उसमें गीत मिश्रित करके जैसे हम नृत्य की भूमिका पे आते हैं, तो नृत्य की क्रिया प्रारंभ जैसे ही होती है, नृत्य में दर्शक शरीर की कलात्मक भंगिमाओं के साथ साथ काव्य का रस भी लेने लगता है। साथ ही जो काव्य के विशेष प्रेमी होते हैं उनकी तुष्टि होने लगती है, क्योंकि प्रयोग एक लोकवादी कला है। और किसी व्याख्यान का शीर्षक मैं अपने सभी मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि एक व्याख्यान का शीर्षक रखा जाए कि भरत मुनि के अनुसार प्रयोग एक नाट्य लोकवादी कला है। प्रयोग एक लोकवादी कला इस रख के इस पर इन बातों का सूक्ष्म विवेचन किया जा सकता है। नृत्य और नृत्य का विवेचन शास्त्र में शरीरज अभिनय के अंतर्गत किया जाता है। नृत्य और नृत्य शरीर के 6 अंगों से संपन्न किए जाते हैं और इसके बाद भरत मुनि मुखज अभिनय की चर्चा करते हैं। मुखाद जायते इति मुखज, मुखाद जायते मुख से होने वाला, मुखज की अभिव्यक्ति उपांगों से होती है। उपांगों में वे मुख के 6 अवयव गिनाते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस की अभिव्यक्ति हेतु मुखज अभिनय की आवश्यकता होती है और मुखज अभिनय की यथार्थ में नाट्य तत्व का मूलाधार है। मुखज अभिनय ही वास्तव में नाट्य तत्व का मूलाधार है। अतः प्रयोग में जब भी नृत्य और नृत्य के साथ रस की अभिव्यक्ति का काम होगा या आएगा तो सदैव नाट्य नामक तत्व का उपयोग करना पड़ेगा। नाट्य नामक तत्व का प्रयोग आवश्यक नहीं कि स्वतंत्र हो, वह कथानक की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि किस प्रसंग में तीनों तत्व सम्मिलित रहने चाहिए और किस में 1 या 2 तत्वों से ही काम चल सकता है। इस प्रसंग में
ये धारणा स्पष्ट कर लेना समुचित होगा कि भरत मुनि के प्रयोग और पूर्व रंग आदि के संदर्भ में जो विवेचन किए जाते हैं, उन विवेचनों की पृष्ठभूमि में इस कला के उद्भव और विकास के इतिहास का रहस्य भी छुपा हुआ है। संक्षेप में मैं कहूं, समय पूरा हो रहा है, कि नटों की जाति के लोगों ने इस विद्या को विकसित किया था। नटों में अंग विक्षेप की कला विद्यमान थी। ताल पर शरीर के कौतुक दिखाना उनका जातीय गुण था। संसार के प्रत्येक प्राणी में उन्नति और विकास करने की भावना चिरकाल से विद्यमान रही है। इस वर्ग के लोगों ने सैकड़ों सहस्रों वर्ष तक संघर्ष करके अपने जातीय गुणों का गुणात्मक विकास किया। समय समय पर अपनी कला को विकसित और परिष्कृत करने को उन्होंने अन्य लोगों का सहयोग लिया। जब वे इस कला में पारंगत हो गए तो उन्होंने अपनी जाति के मूल शब्द नट को प्रधानता देते हुए इस विद्या के साथ नट, नर्तन, नाट्य, 3 शब्द, पुनः नट, नर्तन और नाट्य, इन शब्दों का प्रयोग स्थायी कर दिया। और पिछले व्याख्यान की मैं बात लूं तो मैंने जैसे आपको कहा था कि 8 रस में श्रृंगार रस और श्रृंगार का स्थायी भाव रति, तो मैंने एक संदर्भ देना चाहा था कवि गंग का। तो आज मैं वो दोहा लेकर आया हूं आपके सामने और वो मैं आपके सामने रखूंगा। रति शब्द, रति स्थायी भाव है, लेकिन रति शब्द कितना व्यापक अर्थ में लिया जाता है। और संस्कृत व्याकरण पढ़ने का ये सुफल है कि प्रत्येक शब्द का जो ध्वन्यात्मक मूल अर्थ है उसके साथ और कितने कितने प्रयोगों में वो शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे किया जाता है, कवि गंग ने इसके बारे में बहुत अच्छा किया है। इसको सुना के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। रति बिन राज रति बिन काज रति बिन छाजत छत्र नटी को। इसमें पहली पंक्ति में रति बिन राज रति बिन काज की जगह रति बिन वाज भी शब्द ये प्रयोग मुझे मिला है। तो रति बिन राज रति बिन वाज रति बिन छाजत छत्र नटी को। रति बिन मात रति बिन तात रति बिन होत न जोग जति को। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन मानस लागत फीको। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन मानस लागत फीको। कवि गंग कहे सुनो शाकबर नर एक रति बिन एक रति को। नर एक रति बिन एक रति को। रति बिन मानुष एक रति को। धन्यवाद, नमस्कार।